एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पिछली 2 वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिगार्डिंग कुछ जो लॉज आए थे उनके एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। साथ में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसीज या स्कीम्स थी वो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस उनके टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहले टाइम कम है, शुरू करेंगे अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ में। फर्स्ट इज How many central labor laws got merged under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020? हम लोगों ने हमेशा एक क्वेश्चन इस पे किया ही है कि जितने भी ये 4 कोड्स आए हैं उनको बनाने के लिए कितने सारे लॉज को मर्ज करना पड़ा है। ऐसे ही हम लोगों ने कोड ऑन वेजेस का भी किया था, ऐसे ही हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसका भी किया था। अब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के रिगार्डिंग। ऑप्शंस है आपके 3, 4, 9 एंड 13। ये ही 4 नंबर हैं और 4 ही कोड्स हैं, तो ऑप्शन भी आपकी यही 4 बनेंगी। अब आपने याद कैसे रखना है इसको, देखो जो ऑक्यूपेशनल है उसमें काफी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। ऑक्यूपेशनल अराउंड 11 to 12 वर्ड्स हैं, इसीलिए इस कोड में ज्यादा नंबर ऑफ लॉज भी मर्ज किए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉज मर्ज किए गए हैं इसमें, तो टोटल जिसका है दैट इज 13। तो आंसर इज 13। तो चारों में कितने लॉज मर्ज हुए हैं मैं बार बार कह रही हूं, इस पर क्वेश्चन आएगा और आपने इसको ध्यान से टिक करना है। ऑक्यूपेशनल वाले में है टोटल 13 और ये आपके लॉज हैं टोटल 13। एक बार नजर मार लेना, अगर याद रहते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी रहते हैं तो कोई जरूरत नहीं इसको मतलब ऐसे बैठ के रट्टा मारने की। सिंपल आप 13 याद रखो और हल्का सा ये देख लो कि हाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिगार्डिंग पहले कौन से लॉज थे। लॉ के ना नाम से ही पता लग जाता है कि ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिगार्डिंग था या फिर सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग था, तो वहां से आप हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इतना चिंता की बात नहीं है कि आपको सारे ही A to Z इनके ईयर के साथ याद होने चाहिए, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एज वेल। चलो इसका आंसर है आपका D 13। Next, the OSWC 2020 applies on factories having dash workers and manufacturing process is being carried on with the aid of the power। कहने का मकसद ये है, ये ऐसा कोड है जो कि हर फैक्ट्री पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपकी एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर पावर की हेल्प से काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम किया जाता है, और दूसरी कैटेगरी है जहां पर विदाउट द एड ऑफ द पावर काम किया जाता है। तो दोनों में ही ना जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनका थ्रेशोल्ड अलग अलग है। अगर विद द एड ऑफ द पावर है, जैसे क्वेश्चन में भी पूछा है, ऑप्शंस क्या है आपके 20 और मोर वर्कर्स, 10 और मोर वर्कर्स, 40 और मोर वर्कर्स, या फिर 50 और मोर वर्कर्स। आपने 20 और 40 का डेटा ध्यान रखना है रिगार्डिंग दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। 20 और मोर वर्कर्स हैं जहां पर आपकी विद द एड ऑफ द पावर काम किया जा रहा है फैक्ट्री में। क्लियर है? तो आंसर इज ए, क्योंकि पावर जहां पर यूज हो रही है वहां पर एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, इसीलिए जहां पर पावर यूज होगा वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम रखे गए हैं ताकि सभी को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, the OSHWC code applies in factory where manufacturing process is being carried on without the aid of the power। हाँ, वहां पर ये इंप्लीमेंट होता है। And what is the threshold of number of workers in this case? हल्का सा बस स्टेटमेंट को घुमा दिया है। क्वेश्चन दोबारा से वही है कि अगर विदाउट द एड ऑफ द पावर किसी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है तो उसमें थ्रेशोल्ड कितना है नंबर ऑफ वर्कर्स का। ऑप्शंस हैं आपके 20 और मोर वर्कर्स, 30 और मोर वर्कर्स, सी 40 और मोर वर्कर्स, या फिर 50 और मोर वर्कर्स। हमने पहले भी देखा है ऑक्यूपेशनल वाले में हमें 20 और 40 ये 2 डेटा ध्यान रखने हैं, 20 विद द एड ऑफ द पावर एंड 40 विदाउट द एड ऑफ द पावर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ये आप लोगों का ठीक होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, Which of the following laws are amalgamated under the Code on Social Security 2020? एक तो क्वेश्चन बन रहा था कि कितने नंबर ऑफ लॉज को अमेलगमेट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऐसे ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा जो लॉ है वो मर्ज किया गया है।
सोशल सिक्योरिटी कोड में। देखो सिक्योरिटी का हम लोगों ने पहले ही किया था, जहां पर आपकी वेजेस, आपकी इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ, इन सब की सिक्योरिटी आपको मिले। तो जो आपका ESIC एक्ट था, इसमें भी आपका जो मतलब स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है ये, तो इसमें भी इंश्योरेंस की बात चल रही है, दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग दी सोशल सिक्योरिटी। तो यस, इट हैज बीन अमेलगमेटेड। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये भी सिक्योरिटी है वेजेस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, कुछ न कुछ हफ्तों की छुट्टियां चाहिए हैं, तो दैट इज ऑल्सो अंडर द सोशल सिक्योरिटी। द बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट 1996, इसमें भी जो पर्टिकुलरली बिल्डिंग सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको कितना हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो क्या उनको इंश्योरेंस मिलेगा, ये सब जो चीजें हैं ये सब भी इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में आता है। एक जो एक्ट है वो डिफरेंट कोड्स में भी अमेलगमेट किया गया है, ये आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्ट है जो कि और अलग अलग जो कोड्स हैं उनमें बनाया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी जितने प्रोविजंस हैं इनके, तो सोशल सिक्योरिटी में आधों को ऐड कर दिया, आधों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में ऐड कर दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजंस। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से लॉज अमेलगमेट किए गए हैं, तो तीनों ही अमेलगमेट किए गए हैं। ऑप्शंस आपके 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने लॉज हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड में अमेलगमेट किए गए हैं, तो वो कितने हैं आपके 9, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑक्यूपेशनल में 13 थे, इसमें 9 है। जो कोड ऑन वेजेस था उसमें 4 थे, और जो इंडस्ट्री रिलेशन कोड था उसमें 3 थे। क्लियर है? तो ये डेटा आपने ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, और ये आप लोगों का सभी का सही होना चाहिए। चलो, तो आंसर इज डी। जो ये 9 लॉज अमेलगमेट किए गए हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हुए हैं। आप एक बार अगर नजर मारना चाहें इस पे तो इसको देख सकते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू अप्लाई द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 टू एनी एस्टैब्लिशमेंट। कि ये तो चलो फिक्स्ड है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे तो ये कोड लग जाएगा, बट अगर मान लो कोई और कंडीशंस हैं जो कि ऐड करनी है, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं भी करती, तब भी ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वहां पर लग जाएगा। बट ये पावर किसके हाथ में दी गई है कि ये वाला लॉ कंडीशन सेटिस्फाई ना करने के बावजूद भी उस फैक्ट्री पर लगेगा, उस एस्टैब्लिशमेंट पर लगेगा। ऑप्शंस हैं आपके, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ऑक्यूपायर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट के पास पावर है। ऑक्यूपायर इज बेसिकली हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द फैक्ट्री, कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो अल्टीमेटली ऑक्यूपायर के पास वो आएगा रिगार्डिंग द फैक्ट्री। फिर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डी इज द नन ऑफ द अबव। हमने डिस्कस किया था कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ना, उसमें ज्यादातर ओवरवेलमिंग पावर्स जो हैं दी गई हैं टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल लॉज हैं तो पावर भी किसको ही मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। आप हल्का सा ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। तो ऑप्शंस है आपके 4 ही, और आंसर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ओनली, सिर्फ नोटिफिकेशन निकालनी है, एक्ट में आपको चेंजेस भी नहीं करने, पार्लियामेंट से बार बार भी इसको रेटिफाई नहीं करवाना। बाय नोटिफिकेशन अप्लाई द कोड टू एनी एस्टैब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू साइज थ्रेशोल्ड एज मे बी नोटिफाइड, कि जो साइज है वर्कर्स का, फैक्ट्री का जो साइज है, या फिर थ्रेशोल्ड ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये सब नोटिफाई करने की जो पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि किसी फैक्ट्री पर ये लॉ लगे बट उसके थ्रेशोल्ड ऑफ वर्कर्स नहीं सेटिस्फाई हो रहे, तो वो क्या कर सकती है, थ्रेशोल्ड ऑफ वर्कर्स को ही कम कर सकती है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पर ये सोशल सिक्योरिटी कोड इंप्लीमेंट करवा सकती है। दैट इज द पावर विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, what are the new categories of workers added in the code on social security 2020? फर्स्ट है आपका गिग वर्कर्स, सेकेंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और 3 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स।
तो ये जो कोड है आपका, ये फेमस ही इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स की कैटेगरी है उसको बढ़ा दिया गया था कि ऐसे वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इसीलिए उनके पास इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स या फिर हेल्थ के बेनिफिट्स नहीं उनको अवेलेबल होते। इसीलिए ये कोड हर किसी पर लगेगा, चाहे वो वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड है, चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर है और चाहे वो गिग वर्कर है। तो ये इसीलिए फेमस है, तीनों ही कैटेगरीज में नई ऐड की गई हैं। देन अगर पूछा है हमसे चूज दी करेक्ट कोड 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो गिग वर्कर्स हैं बेसिकली ये हैं आपके नॉर्मली फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के लिए कोई भी एम्प्लॉयर हायर करता है कि आपको ये मैंने काम दिया है, आप इसको कितने ही टाइम में करेंगे, आपको इस काम के पैसे मिलेंगे। कितने घंटे आपने काम किया है, कितने दिन आपने काम किया है, उसके हिसाब से हम नहीं दे रहे। हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि आप मुझे ये काम करके देंगे और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो दैट इज द गिग वर्कर। नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर है जो कि ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पैसे मिल रहे हैं, है ना, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको 160 रुपीज मिल गए। ऐसी वेबसाइट काफी सारी है जहां पर मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो आप जो हो उनके लिए प्लेटफॉर्म वर्कर हो कि आपने बेसिकली ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं टू एनी वेबसाइट। तो दीज आर दी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वर्कर्स। फिर है आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ये मेनली वो हैं जो या तो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे हमारे घर में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स, है ना, मेड, कुक, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना। तो ऐसे वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इन तीनों ही कैटेगरीज को हम लोगों ने ऐड किया है अंडर दिस सोशल सिक्योरिटी कोड। तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर ये आपके डेफिनेशंस लिखी भी हुई हैं, आपको हल्का सा अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट 1948 is applicable on premises employing dash workers। कि जो ESI एक्ट है ये कितने वर्कर्स की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। हर एक्ट में ना पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। जैसे EPF एक्ट में हम लोगों ने किया था 20 और मोर वर्कर्स, तो ऐसे ही ESI एक्ट में भी एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई किया गया है। उसके ऑप्शंस क्या हैं आपके, 10 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, 25 और मोर वर्कर्स या फिर 100 और मोर वर्कर्स। देखो जहां पर इंश्योरेंस की बात आती है वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम ही हम लोगों ने लिए हैं, क्योंकि चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो चाहे ज्यादा हो, है ना, जो अगर कम भी हैं तो भी इंश्योरेंस उनको देनी ही है ना हमें। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इंश्योरेंस तो सबको ही मिलनी चाहिए, चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स भले ही कम क्यों ना हो, बट इतने भी कम नहीं कि 5 या 6 ही हो। तो टोटल इसमें होंगे आपके 10 और मोर वर्कर्स। EPF में 20 है, ESI में आपके 10 है। इस तरीके से आप कंपैरिजन करके याद करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। और साथ में जो ये स्कीम है आपकी, ये रेस्टोरेंट्स, मोटर रोड ट्रांसपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट या फिर आपके जो होटल्स हैं, शॉप्स हैं, इनमें भी अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये इस ESIC एक्ट के अंडर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि बताओ इन सब में से कहां पर ESI एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑप्शंस होते हैं आपके शॉप, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स। तो ये चारों के चारों पर ही आपका ESI एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आए आपको हल्का सा थीम पता होनी चाहिए कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने का जो रीजन था वो क्या है, तो वो हमें क्लियर है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज विद वेजेस अप टू रुपीज डैश अ मंथ
are entitled to the health insurance cover and other benefits under the ESI Act 1948. कितनी सैलरी होनी चाहिए किसी एम्प्लॉय की कि वो ESI एक्ट के अंदर आएगा ही आएगा? इसके सैलरी से अगर ज्यादा है तो उसकी मर्जी है कि वो इस ESI एक्ट में आए या ना आए, बट ये थ्रेशोल्ड है कि इस सैलरी से अगर कम होगा पर मंथ तो आपको ESI एक्ट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाया ही जाएगा। तो ऑप्शन है आपके 15,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ या फिर 25,000 पर मंथ। ये भी काफी हल्की सी कंफ्यूजन थी बच्चों को। ये जो ESI एक्ट है इसमें पहले जो लिमिट थी दैट वाज 15,000 पर मंथ कि अगर 15,000 या उससे कम सैलरी है तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा अंडर ESI एक्ट। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसको कर दिया गया है 21,000। 2019 के बाद से ये जो लिमिट है ये कर दी गई है 21,000 पर मंथ। अगर आपकी सैलरी 21,000 या उससे कम है तो फिर आपको ESI एक्ट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर। ये अपने को क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। अर्लियर थी 15,000, अब है 21,000, ऐसे ही याद रखना है इसको। नेक्स्ट, अंडर ESI स्कीम व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ द एम्प्लॉय? जैसे हमने EPF एक्ट में किया था कि 12% एम्प्लॉय की वेजेस से कटेगा, 12% आपका एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। वैसे ही ESI एक्ट में भी अगर एम्प्लॉय को आपने हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना है, आपने अदर बेनिफिट्स उसको देने हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक फंड भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। उस फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। ये अपने को क्लियर है? जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है आपके 0.75% ऑफ हिज और हर बेसिक वेजेस, 3.25%, 3.35% या फिर 1.5%। हमें पता है जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है ना दैट इज 4% अंडर द ESI स्कीम। ये अभी 4% है, ये चेंज हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन। वो गवर्नमेंट जैसे नोटिफाई करेगी उस हिसाब से इस पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, बट अभी जो करंट रेट है दैट इज 4%। तो इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमें देखना है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है आपका 0.75% ए। तो एम्प्लॉय देगा 0.75% और जो बाकी बचा हुआ 3.25% है वो जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। 0.75% ऑफ द वेजेस एम्प्लॉय देगा और जो एम्प्लॉयर है वो देगा 3.25%। ये जो लिमिट्स हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन रेट हैं, ये हर बार चेंज होते रहते हैं। जो अभी चल रहे हैं ना बेसिकली वो आपने ध्यान रखने हैं। पहले 5 था या 6 था वो हमें फर्क नहीं पड़ता, अभी 4 है। एम्प्लॉय का 0.75% और एम्प्लॉयर का 3.25%। चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉयज इन रिसीट ऑफ अ डेली एवरेज वेज अप टू डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI स्कीम। एक तो हम लोगों ने मंथली सैलरी की थ्रेशोल्ड देखी है 21,000, लेकिन अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम करता है, अगर उसकी डेली वेजेस कितने से कम है ना, कितने से कम है, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है इस ESI में अपना 0.75% कंट्रीब्यूट करने से। कि आपकी पहले ही वेजेस कम है, ऊपर से हम आपके 0.75% और काट ले ESI स्कीम के तहत, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। इसीलिए एक सैलरी की एक डेली वेज की थ्रेशोल्ड रख दी गई है कि अगर आपकी डेली वेज इतने से कम है तो फिर आप कंट्रीब्यूट मत करना। बट जो एम्प्लॉयर है उसको तो अपना 3.25% कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई रियायत नहीं है, बट एम्प्लॉय के केस में रियायत है। तो ऑप्शन है आपके कितनी वेजेस होंगी पर डेली, 137 रुपीज, 148 रुपीज, 176 रुपीज या फिर 178 रुपीज। ये भी हल्की सी ट्रिक है, मतलब एक इसमें ये भी चेंज की गई है बेसिकली, इसलिए काफी न्यूज में रही थी। ये जो अभी लिमिट है डेली की दैट इज रुपीज 176, ये पहले थी 137, तो गलत मत करके आना। जो रिसेंट है दैट इज 176 डेली वेज, 21,000 पर मंथ सैलरी और
3.25 एम्प्लॉयर का और 0.75% एम्प्लॉय का। ये कुछ फिगर्स हैं ESI एक्ट के अंडर जो आपको याद रखने हैं, है ना, याद रखेंगे। तो इसका आंसर है आपका सी, ₹176। जिसकी भी वेज इससे कम है वो एग्जेम्प्टेड है इस पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन से, बट एम्प्लॉयर पे करेगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स कम्स अंडर एंट्री डैश अंडर द कंकरेंट लिस्ट। हमने देखा था कि जो लेबर लॉज हैं दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती थी। इसीलिए बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि सेंटर के लॉज माने जाएंगे या स्टेट के लॉज माने जाएंगे। इसीलिए इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए डिफरेंट सेंट्रल और डिफरेंट स्टेट लॉज को मर्ज करके वो 4 इंडस्ट्रियल कोड्स बना दिए गए हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो, अगर हम देखें कि ये जो ट्रेड यूनियन वाला कंसेप्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में तो है, ये अपने को पता है, लेकिन वो कौन सी एंट्री में है ये भी मैंने आपको करवाया था। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके एंट्री 22, 23, 24 या फिर 25। आपने इसमें 22, 23, 24 और 25 ये 4 एंट्रीज हैं जो ध्यान रखनी है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल लेबर लॉज। और जो 22 है वो है आपका ट्रेड यूनियंस के रिगार्डिंग, डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, जो कि इंडस्ट्रियल या लेबर कैटेगरी के हैं, है ना। तो 22 वाला ऑप्शंस भी देखो हमारे पास यही है, यही पूछा डायरेक्टली। तो आंसर इज A, 22। क्वेश्चन अगर आ जाता कि सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो कौन सी एंट्री के अंदर है कंकरेंट लिस्ट में, तो आपका आंसर होता एंट्री 23। तो आपने 22, 23, 24 और 25 ये चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट, एंट्री 25 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट विच इंक्लूड्स एजुकेशन, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी आ गई, मेडिकल एजुकेशन भी आ गई, यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर वाज एडेड आफ्टर। पहले सिर्फ 22, 23 और 24 था। जो 25 है एजुकेशन वाला वो एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखिए वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऑप्शंस हैं आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978, 24th अमेंडमेंट 1971 और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से उठाकर हमने कहाँ प्लेस कर दिया था, कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस कर दिया था। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे, जिसमें से एक ये एजुकेशन वाला एंट्री 25 भी था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अमेंडमेंट 1976 में जो अल्टीमेट नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 1977 में। तो एडिशन जो एक्चुअल की गई थी 1977 में, बट अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 76 आंसर है या 77 आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये दी हुई है 22 में क्या लिखा है, 23 में क्या लिखा है, 24 में क्या लिखा है और 25 में क्या लिखा है। 22 का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको याद रहेगा। 25 का एक क्वेश्चन एजुकेशन वाला, ये हम कर चुके हैं, याद रहना चाहिए। 23 में आपका इंश्योरेंस वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, इसको हल्का सा ध्यान में रखना। और जो बाकी बचा हुआ लेबर लॉस के रिगार्डिंग है दैट इज अंडर 24, जिसमें आपका कंडीशंस ऑफ वर्क आ जाएगा, एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी आ जाएगी, ओल्ड एज की पेंशन्स या फिर मटर्निटी बेनिफिट आ जाएगा कि आपको ये प्रोवाइड करना ही करना है। तो 22, 23, 24 और 25 ये 4 लिस्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड NSSB अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इस कोड में ये बताया गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक कोड, एक बोर्ड बनाया जाएगा। एक होगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और एक होगा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि इन बोर्ड्स में जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
इन दी NSSB ये कितने हैं? जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? टोटल नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स के इस NSSB में, और या फिर स्टेट बोर्ड्स में कितने नंबर ऑफ टोटल मेंबर हो सकते हैं? ये 4 चीजें आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा है हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन इन दी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ऑप्शंस हैं आपके 5, 10, 15 या फिर 20। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो इन दी NSSB या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो इन दी स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स, दोनों में ही जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका नंबर होगा टोटल 10। 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सेंटर वाला पूछा है तो आंसर क्या होगा? 10। पहले ये 5 थे बट इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है ना। पहले का मतलब है जब ये नया नया बिल आया था 2019 में, तो उसको पार्लियामेंट ने बोला था कि हल्का सा चेंज कर दो। जब 2020 में ये पास हुआ तब वो 5 से लेकर 10 तक की लिमिट कर दी गई थी। ठीक है, तो चाहे सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हो चाहे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, डिफरेंट बोर्ड्स में नंबर इज टोटल 10। ठीक है, चलो आंसर इज बी। नेक्स्ट, who will set up the social security fund SSF for the welfare of unorganized workers? देखो एक फंड क्रिएट किया जाएगा, ऑप्शन देखें किसके द्वारा किया जाएगा। इस फंड का बेसिक काम ये है कि चाहे वो एग्रीगेटर्स हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सब में ये सब जो है इस फंड में बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा और इस फंड में जो पैसा इकट्ठा होगा वो सारा का सारा लगाया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज वर्कर्स। तो पैसा कहाँ से आएगा? फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। गवर्नमेंट से आ सकता है, आपके इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर से आ सकता है, चाहे एग्रीगेटर्स से आ सकता है, इंटरमीडियरी से आ सकता है। तो क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कौन सेटअप करेगा इस फंड को, किसके पास ये पावर है सेटअप करने की। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर वो वर्कर काम कर रहा है एक्चुअली, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एम्प्लॉयर को बेसिकली फंड क्रिएट करने के लिए अगर आप कहेंगे तो एम्प्लॉयर पर बर्डन बढ़ेगा, इसीलिए वो ज्यादा नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को नहीं एम्प्लॉय करेगा, इसीलिए ये तो बैकफायर कर जाएगा। इसीलिए ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत ये फंड क्रिएट किया जाए, और साथ में उसके पास ही पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर थी कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में उस जो एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कोड था उसको वहां पर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में इंप्लीमेंट किया जाए। तो दोनों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ी सी ज्यादा है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, what is the maximum number of state government officials in the state boards for the unorganized workers? तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसमें अगर लिखा होता रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो आपका आंसर होता अलग होता, लेकिन इसमें टोटल नंबर पूछा गया और वो भी किसका? स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। बोर्ड्स में स्टेट के ही पर्सन्स रहेंगे बट वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, वो किसी और के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, एनजीओज के हो सकते हैं, है ना, आपके डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आ सकते हैं। तो इसमें अगर रिप्रेजेंटेटिव पूछा होता तो आंसर होता आपका 10, जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले भी। लेकिन टोटल नंबर की बात कर रहा है ये, तो टोटल नंबर इस बोर्ड में कितने हो सकते हैं मेंबर्स के? ऑप्शन है आपका 24, 28, 34 या फिर 42। दो फिगर्स में ध्यान रखने हैं, 34 एंड 42। 34 स्टेट गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग और 42 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। स्टेट छोटे होते हैं ना तो छोटा नंबर 34, 42 के बजाय। तो 34 नंबर है टोटल नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इन बोर्ड्स के मेंबर होंगे, जो काम करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। और अगर हम बात करते कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, चलो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं बेसिकली वो होते हैं आपके 10। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ILO?
which is a specialized agency of UN. ILO is basically International Labour Organization, जहां पर which is a kind of specialized agency of UN, United Nations. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है आपका ए, ऑप्शंस है जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी रोम इटली, सी पेरिस फ्रांस, या फिर डी वियना ऑस्ट्रिया। सारे ही यूरोप के ही कंट्रीज हैं तो काफी पास पास हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है। हमने देखा था कि जो मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स है ना वो जेनेवा में ही है। अगर आपको नहीं पर्टिकुलर याद तो अगर बिल्कुल ही गेस करना है तो यू शुड गेस जिनेवा, लेकिन मेरे हिसाब से याद करके जाना। अब हमने क्वेश्चन भी कर लिया है तो ये याद रहना चाहिए पेपर के टाइम तक भी। तो ऑप्शन ए इज दी जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये बनी कब थी ILO? आपकी 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और जो लास्ट में आपकी कन्वर्ट हुई थी, जैसे 1919 में क्या बना था, इसमें लीग ऑफ नेशन बना था, और इसी को ही चेंज करके हम लोगों ने 1945 में UN बना दिया था। तो लीग ऑफ नेशन में ही आपका ILO भी बना दिया था, और अल्टीमेटली ये भी UN का ही पार्ट बन गया। तो ILO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1919 में ये बनी थी, और जिनीवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर ILO won the Nobel Peace Prize for pursuing decent work and justice for the workers? कि इसने बहुत सारे काम किए हैं जिससे कि वर्कर्स को फायदा पहुंचे, लोगों को उनके काम करने के हिसाब से ही पैसे मिले। ये सब इंश्योर इसने बहुत ज्यादा टाइम तक किया, इसीलिए इसको पीस प्राइज भी दिया गया है। क्योंकि जब आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज खुश होते हैं तब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेस्ट कम होते हैं और पीस ज्यादा देर तक बनी रहती है। इसी वजह से इसको पीस प्राइज दिया गया था। ऑप्शंस आगे किस ईयर में दिया गया था? 1969, 1979, 1981 या फिर 1971। तो इट इज गिवन इन 1969। ऑप्शन ए इज द आंसर। चाहे वो डिसेंट वर्क को परस्यू करना हो, वर्कर्स के लिए जस्टिस करना हो, या फिर जो डिफरेंट क्लासेस हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन सब में अगर हार्मनी बनाए रखने की बात भी हो, तब भी ILO ने बहुत बड़े लेवल पर जाकर काम किया है। तो इसीलिए इसको पीस प्राइज मिला है 1969 में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, what is the threshold for constitution of safety committee and appointment of safety officer in a mine? देखो डिफरेंट एरियाज में ना, माइन में, फैक्ट्री में, हजार्डस प्रोसेसेस में, या फिर बिल्डिंग एक्टिविटीज में, इन चारों में ही ना अलग अलग थ्रेशोल्ड है कि आपको सेफ्टी कमेटी बिठानी है या फिर सेफ्टी ऑफिसर बिठाना है या नहीं बिठाना है। तो पर्टिकुलर आया है माइन के केस में। तो माइन वाले में ऑप्शंस देखो कितने हैं आपके। ऑप्शन ए इज 100, बी इज 200, सी इज 250 या फिर डी इज 500। माइन के केस में इट इज 100। ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे कम नंबर रखा गया है थ्रेशोल्ड क्या, कि भाई अगर 100 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो फिर आपको माइन में सेफ्टी ऑफिसर लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज माइन के केस में ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आपको ये सेफ्टी कमेटी बिठानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इज द आंसर 100। और अगर हम देखें कि डिफरेंट और जो है, अगर हम बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बात करें तो वैसे केसेस में सेफ्टी कमेटी बैठेगी, सेफ्टी ऑफिसर भी इंप्लॉय किया जाएगा, बट नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होने चाहिए? 250 और मोर। और अगर हजार्डस प्रोसेसेस हैं तब भी कितने होने चाहिए? 250। बट माइन के केस में कितने हैं? 100, क्योंकि माइन में एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा है। ये हम ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेफ्टी कमिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन अ फैक्ट्री? हम लोगों ने माइन देख लिया था, हजार्डस प्रोसेसेस देख लिए थे, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देख ली थी। अब लेकिन क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग दी फैक्ट्री। इन तीनों के अलावा जो और कोई फैक्ट्री है वहां पर कितनी थ्रेशोल्ड होना चाहिए मेंबर्स का कि आपको सेफ्टी कमेटी करनी पड़े? तो ऑप्शंस हैं आपके 100, 200, 250 या फिर 500।
देखो जो हम लोग कर चुके हैं माइन, हजार्डस प्रोसेस और बिल्डिंग एक्टिविटीज, इन्हीं में ज्यादा चांसेस हैं कि खतरा थोड़ा सा ज्यादा है। जो बाकी बची फैक्टरीज हैं वहां पर हल्का सा खतरा कम है। इसीलिए नंबर ऑफ वर्कर्स भी हम लोगों ने ज्यादा रखे हैं कि सेफ्टी कमेटी तभी बैठाई जाएगी जब नंबर ऑफ वर्कर्स वुड बी मोर देन 500। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के तहत 4 कैटेगरीज में थ्रेशोल्ड में चेंज लेकर आया गया है। फैक्ट्री में है 500, खतरा हल्का सा कम है। माइन में खतरा बहुत ज्यादा है तो 100 वर्कर्स, और जो बाकी बचे आपके हजार्डस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उसमें 250। ठीक है, तो ये 4 ध्यान रखें क्योंकि ये काफी न्यूज में भी रहे थे। नेक्स्ट, what is the required minimum number of the employees in a factory for appointing the welfare officer? देखो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने सेफ्टी ऑफिसर का ध्यान रखना है और एक आपने वेलफेयर ऑफिसर का ध्यान रखना है। दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। सेफ्टी ऑफिसर तो बेसिकली वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। जो वेलफेयर वाला है वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है कि इनको इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो दी जाए, इनको खाने पीने के लिए कैंटीन प्रोवाइड की जाए, इनको फर्स्ट एड बॉक्सेस प्रोवाइड करवाए जाए। तो ये सारा काम वेलफेयर ऑफिसर का है। तो अगर हम देखें कि वेलफेयर ऑफिसर के रिगार्डिंग क्या थ्रेशोल्ड है किसी भी फैक्ट्री में, ऑप्शन है आपके 200, 250, 300 या फिर 500। फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर था 500, फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर जो है उसका बिल्कुल आधा, मतलब 250। तो आप दोनों इकट्ठे याद कर लेना, है ना। सेफ्टी ऑफिसर 500 इन अ फैक्ट्री एंड वेलफेयर ऑफिसर फॉर 250 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो ऐसे ही याद होगा ये। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये भी ना पहले 500 था। अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, बट इसको OSHWC एक्ट के तहत हम लोगों ने 250 कर दिया। तो पहले सेम था बट अब चेंज हो गया है, आधा हो गया है। ये आप ध्यान रखना, सेफ्टी वाले का वही रहा है। नेक्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश वर्कर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए कि एम्प्लॉयर को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़े। ऑप्शंस है आपके 100, 50, 250 या फिर 200। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी अभी रिसेंटली ही चेंज लेकर आया गया है। पहले अगर हम बात करें कैंटीन फैसिलिटी के लिए तो पहले थी आपकी 250, है ना, और अब कर दिया गया है इसको 100। तो पहले था आपका 250, अब कर दिया गया है इसको 100 कि अगर 100 वर्कर्स हैं आपके यहाँ पर काम करने वाले तो आपको उनको कैंटीन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जहां पर बैठकर वो खाना खा सके, थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी ले सके। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज किया गया है। तो ऑप्शन है आपका ए 100, है ना। कैंटीन में खाने के लिए 100 रुपए की थाली आती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ी महंगी है बट स्टिल याद करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली निमोनिक्स नहीं बनाएंगे तो फिर किसी भी प्रोविजन में कितने वर्कर्स चाहिए हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब खिचमिच हो जाएगी। इसीलिए आपको चीज़ों को अलग अलग रखने के लिए ना निमोनिक्स याद रखने पड़ते हैं। तो मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि कैंटीन में 100 रुपए की थाली है, महंगी है बट चलेगी, 250 से तो सस्ती ही है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, gratuity is applicable to every factory, mine, oil field, plantation, ports and railway company and every establishment in which dash number of workers are employed. ग्रेचुटी बेसिकली जब आप रिटायर हो जाते हैं तब आपको जो इकट्ठा पैसा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्रेचुटी। कितने वर्कर्स होने चाहिए? ऑप्शंस है आपके 10 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, 100 और मोर वर्कर्स या फिर 50 और मोर वर्कर्स। देखो चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो काम कर रहे थे ना, तो ग्रेचुटी हमें तो मिलनी चाहिए। इसीलिए चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स कम ही क्यों ना हो, ग्रेचुटी वाला प्रोविजन इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसीलिए जो सबसे कम नंबर है इसमें वो आप चूज कर सकते हैं, दैट इज 10 और मोर वर्कर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं
तो एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देना इज मैंडेटरी। और ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि ग्रेचुटी का प्रोविजन किस किस एस्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल है। फैक्ट्री पर भी है, माइन पर भी है, प्लांटेशन पर भी है, रेलवे कंपनीज पर भी है, तो ये सब पर है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, what is the minimum years of service is required for an employee to be eligible for the payment of gratuity? ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने 1 महीने काम किया और फिर बोला कि मैं तो छोड़ रहा हूं, मेरे को ग्रेचुटी प्रोवाइड कर दो, तो एम्प्लॉयर की कोई इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पार करना पड़ेगा अगर आप ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल होना चाहते हैं। तो वही ऑप्शन है आपका कि कितने साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए आपकी, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो 3 years, 5 years, 7 years या फिर 10 years। अगर नॉर्मल फैक्ट्रीज की बात करें, माइंस वगैरह की बात करें, तो जो ईयर ऑफ सर्विसेज है दैट इज 5 years, कि कम से कम जो 5 years है, सोल्यूशन बी, जो कम से कम 5 years है वो तो आपने काम किया होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। और मजबूर या करना है, देनी ही पड़ेगी, वो लॉ में ही लिख दी गई है अब तो। लेकिन हल्का सा ये कंडीशन है कि 5 year की जो ये लिमिट है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगी जब किसी पर्सन की 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही डेथ हो जाती है, पहली चीज ये। और दूसरा कि भाई अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट थी, अगर किसी ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने 5 साल पूरी नहीं करी इसलिए आपको हम ग्रेचुटी नहीं देंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि 3 साल तक के लिए मुझे एम्प्लॉय किया गया और उसके बाद मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी भी दी जाएगी। यही खास बात है इस सोशल सिक्योरिटी कोड की, जहां पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को भी ग्रेचुटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 5 year की सर्विस कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द ग्रेचुटी शैल बी पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ डैश ईयर्स। दोनों अलग अलग याद रखेंगे, जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए 5 years है और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कितनी है, ऑप्शंस देखेंगे पहले, 2 years, 5 years, 7 years या फिर 3 years। तो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है आपकी डी ऑप्शन 3 years। 5 और 3 साल का ये जो कंपोनेंट है ये आप ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग दी ग्रेचुटी। 5 years नॉर्मल वर्कर्स, 3 years वर्किंग जर्नलिस्ट। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, हु आर एलिजिबल टू गेट ग्रेचुटी अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। फर्स्ट है आपका परमानेंट वर्कर्स, बी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज, चूज द करेक्ट कोड, 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉट। देखो हमने अभी जस्ट डिस्कस करके हटे हैं कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी ग्रेचुटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऐसा लिखा है आपके सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो ये तो आपको क्लियर है कि इसको तो मिलेगी ही मिलेगी। जब इनको मिल रही है, जो ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनको भी ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा। तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज है ना, इनमें इनके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा कि इनको कितने साल के लिए एम्प्लॉय किया गया है। अगर किसी को 3 साल के लिए एम्प्लॉय किया गया है तो उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी मिलेगी, किसी को अगर 4 साल के लिए किया गया है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी मिलेगी। तो सेम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाला ईयर भी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट, what is the limit of medical bonus that a woman would receive from the employer if prenatal confinement and postnatal care is not provided by the employer? कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी कोई भी केयर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है, तब मटर्निटी लीव्स के बेनिफिट के साथ साथ एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ बोनस भी विमेन को देना पड़ेगा। बट उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितने से ज्यादा बोनस नहीं मिलेगा, वो लिमिट पूछी है यहाँ पर। मिनिमम तो कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम वाली लिमिट है। ऑप्शन है आपके 2500 रुपीज, 2500, बी इज 3500, सी इज 4500 या फिर डी 5100।
तो पहले हमने देखा था कि जो मटर्निटी बेनिफिट एक्ट था 1961 वाला, उसमें रुपीस कितने थे 25। और जो ये नया आया है मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 या फिर आपको ये सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें दो चीजें हैं, 3500 रुपीज इसको मिलेंगे विमेन को अगर किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा ये प्रीनेटल या फिर पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड नहीं की गई है। क्लियर है? तो आंसर इज बी 3500। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड? सोशल सिक्योरिटी कोड में और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में, इन दोनों में इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट थी। इनको काम दिया गया था कि जो भी इस कोड में लिखा हुआ है ये देखकर आओ कि ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों में ही अगर आप इंस्पेक्टर्स को अपनी ड्यूटी करने से मना करते हैं तो एक इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज है और दोनों में ही डिफरेंट है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगर हम सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करेंगे तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स। इसको अभी ना डिक्रीज किया गया, इसलिए काफी न्यूज में था। ये पहले थी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट आपकी 1 ईयर, बट अब इसको कम कर दी गई है, इसको कर दिया गया है 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर सोशल सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर आप किसी इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी करने से रोक देते हो या फिर कोई उसके बीच में इंटरफेरेंस करते हैं, तो दैट इज 6 मंथ्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, workers are entitled to 1 day off for every dash days of work and 1 day off every week under the OSHWC 2020 कि कितने दिन काम करने के बाद आपको एक छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए, जो कि अलग है, जो कि आपको हर हफ्ते मिल रही है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे जो मिल रहा है, उसके अलावा आप कितने दिन लगातार काम करेंगे जिससे आपको एक छुट्टी मिलनी चाहिए। ऑप्शन है आपके 20 डेज, 30 डेज, 28 डेज या फिर 18 डेज। तो आंसर है इसका आपका 20 डेज की। आप अगर 20 दिन लगातार काम कर रहे हैं तो फिर आपकी एक छुट्टी बनती ही बनती है। उसके हिसाब से आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियां काउंट की जाती है कि आपको एक तो हफ्ते में छुट्टी मिल रही है, साथ में एक्स्ट्रा लीव्स भी हैं जो आप ले सकते हैं। तो एवरी 20 डेज पर एक छुट्टी इज मैंडेटरी। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, what is the maximum imprisonment for obstructing discharge of duties of inspector under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020? पहले हमने कहा था सोशल सिक्योरिटी कोड वाला, उसमें था 6 मंथ्स की सजा होगी। और यहां पर अगर आप इस ऑक्यूपेशनल कोड के अनुसार अगर देखो कि इंस्पेक्टर की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने से आप रोक रहे हो तो कितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है। ऑप्शन है आपके 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स। सोशल सिक्योरिटी वाले में 6 मंथ है, इस वाले में है आपका 3 मंथ्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इज द आंसर। पहले जो था इट वाज 6 मंथ्स, बट अब इसको कम कर दिया गया है, इसको 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, ऑक्यूपेशनल वाले में 3 मंथ्स है और सोशल सिक्योरिटी वाले में 6 मंथ्स है अगर आप किसी इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने से रोक देते हैं। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी उसके हिसाब से देखना कि क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट, हु डिसाइडेड द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स? ये ESI स्कीम जो है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इसके तहत जो हमने 3.25% फॉर द एम्प्लॉयर और 0.75% फॉर द एम्प्लॉयज ये रेट देखे थे हमने, ये रेट डिसाइड किसने किए हैं? क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या फिर GST काउंसिल। देखो GST काउंसिल तो आप इजीली नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ GST रेट्स को डिफाइन करती है, बाकी और जो इंडिया में टैक्सेस हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो ये तो चला गया, बट फिर भी रहते हैं आपके 3 ऑप्शंस। क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं आता आपका। कंट्रीब्यूशन भले ही पैसे वाला है बट फाइनेंस नहीं है।
हम बेसिकली लेबर पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल डिसाइड द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर दिस ESI स्कीम। ये हम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये सब लिखा हुआ है ESI एक्ट 1948 में। नेक्स्ट, who regulates medical services being provided by the ESI scheme in the respective states and UTs? ESI स्कीम के तहत जो भी चीजें बोली गई हैं कि हम आपको इतना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देंगे, क्या ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये रेगुलेट कौन करेगा? ऑप्शंस हैं आपके EPFO, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। अब अगर आपने नहीं भी सुना हुआ तो आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ESI स्कीम है, इंप्लीमेंट करने की जो पावर है वो भी किसके पास है? ESIC के पास थी, कॉर्पोरेशन। तो अगर मेडिकल सर्विसेज हैं इसके अंदर तो पावर भी किसके पास होनी चाहिए? ESIC के पास ही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से भी डील हो जाता है अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो, है ना। तो पेपर में आपने इस तरीके से देखना है कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस कितने हैं, वो आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ILO? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम क्या है? हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ILO, जिसमें हमने देखा था पहली उसकी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस था, पहला स्ट्रक्चर। सेकंड था आपका गवर्निंग बॉडी, थर्ड था आपका इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ये 3 स्ट्रक्चर ही थे उसके। इसमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करता है, जो पॉलिसी बना दी गई है उनको इंप्लीमेंट करता है? ऑप्शंस है आपके वही इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है बेसिकली आपकी गवर्निंग बॉडी, जो कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा। जो किसने बनाई है? जो इसने बनाई है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस किया गया है कि ये पॉलिसीज हम बेसिकली बनाएंगे, और एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो करेगी गवर्निंग बॉडी। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है, इट एक्ट्स एज अ सेक्रेटरिएट। इट एक्ट्स एज अ सेक्रेटरिएट कि यहाँ पर सारे लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है सारा का सारा, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सब कुछ यहाँ इस ऑफिस में डिस्कस होगा। और एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो है आपकी गवर्निंग बॉडी के पास। ये हर साल में, हर 3 साल में कम से कम एक बार मिलेगी। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल में कम से कम एक बार मिलेगा। 1 ईयर में 1 टाइम मीटिंग जरूरी है, गवर्निंग वाले की 3 ईयर में 1 टाइम मीटिंग जरूरी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, गवर्निंग बॉडी। नेक्स्ट, अच्छा ये भी कहाँ मिलेगी? जिनेवा में ही, बिकॉज पूरा हेडक्वार्टर ही वहां पर है। तो हर स्ट्रक्चर की, हर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स की जो मीटिंग होगी वो हमेशा जिनेवा में ही होगी। नेक्स्ट, अच्छा इट इज 3 टाइम्स अ ईयर, 3 साल में एक बार नहीं, सॉरी, इट इज 1 ईयर में 3 टाइम्स। इसको ठीक कर लेना एक बार, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। 3 टाइम्स अ ईयर, पहले वाली 1 टाइम्स अ ईयर थी, इसको ठीक कर लेंगे हम। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंट्रल लॉज वर अमालगमेटेड अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है अभी तक। ऐसे हमने 3 कर चुके हैं, बट ये वाला नहीं किया अभी तक। तो सोशल सिक्योरिटी वाले में कितने लॉज अमालगमेट किए गए हैं? ऑप्शन है आपका 3, 4, 9 एंड 13। यही 4 ऑप्शन मैंने बार बार भी दिए हैं, बिकॉज मेरे को पता है बच्चों ने सिर्फ नंबर याद कर रखे हैं, कौन सा नंबर कौन से कोड के साथ मैच होता है वो नहीं याद कर रखा। इसलिए मेरा काम है आपको बताना कि जो सोशल सिक्योरिटी वाला कोड है उसमें कितने लॉज हम लोगों ने अमालगमेट करे हैं। टोटल 9। ऑक्यूपेशनल में नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा थे, ऑक्यूपेशन शब्द में, तो 13 थे टोटल। सिक्योरिटी वाले में आपके 9 हैं। 3 थे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, और 4 हैं आपके कोड ऑन वेजेस में। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा लास्ट है, इसके बाद ये चीजें डिस्कस नहीं की जाएंगी, तो प्लीज यहां पर ही इसको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट, और ये हैं आपके जो 9 लॉज जो कि मर्ज हुए थे अंडर दिस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020?
हमने देखा था कि इस कोड के तहत दो प्रोविजन है कि आपको एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी कोड बिठाना है और दूसरा आपको हर स्टेट में स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड भी बिठाना है। बट इसमें क्वेश्चन ये है कि इस बोर्ड में, नेशनल वाले में, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके 34, 42, 24 या फिर 52। हमने दो डेटा याद किया था, 34 एंड 42। 34 कम है, स्टेट भी छोटे होते हैं, इसलिए स्टेट बोर्ड से मैक्सिमम नंबर 34, और सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 42। तो क्या हो गया आपका आंसर? इट इज 42। ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, what is the number of state government officials in the state boards for unorganized worker under social security code 2020? अगर यहां पर आज स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों में जो आपका आंसर होगा वो अलग होगा। यहां पर आप इसको ठीक कर लेंगे, ऑफिशियल्स नहीं, यहां पर हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब हम इसको क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ऑप्शन है आपके 7, 10, 5 और 9। हमने देखा था चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे वो आपके सेंटर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अलग डिफरेंट बोर्ड्स में, दोनों में ही जो नंबर है दैट इज 10। सेंटर वाले में 5 से 10 किया गया था और स्टेट वाले में 7 से 10 किया गया है, बस हल्का जितना फर्क है। बट ये नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, सिंपल अभी जो है 10 नंबर वो याद हम कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर इज बी। और टोटल नंबर कितने हो सकते हैं आपके? 34 स्टेट वाले में, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 the contribution from an aggregator may be at a rate notified by the government falling between dash of the annual turnover of the aggregators. एग्रीगेटर्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था। दे आर बेसिकली द इंटरमीडियरी। जहां पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, कि अगर किसी सेलर को अपनी चीज बेचनी है बट उसके पास मतलब फिजिकल शॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं है या फिर कुछ भी है, उसने सामान जो मार्केट में वो नहीं बेच सकता, इसने सर नोटिफाई कर दिया ऑन दी अमेजोन। आपने कोई चीज खरीदनी है, वही वाली, हम बुक की बात कर लेते हैं किसी भी, और आपको ये बुक चाहिए है, ये सेलर है जिसने ये बुक बेचनी है, तो सेलर और बायर को मिलाने का जो काम कर रहे हैं दे आर इंटरमीडियरीज, दे आर एग्रीगेटर्स। तो जब भी आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कोई स्कीम चलाते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है और ये एग्रीगेटर्स का भी आता है कि आपके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पे करना है, चाहे आपके यहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल तो काम कर रहे हैं ना। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कुछ ना कुछ पैसे जो आपको हैं इस तरीके से वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए भी देने हैं। उसकी लिमिट क्या है? लिमिट क्या है कि कितने एनुअल टर्नओवर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ये लोग दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके 2 to 3% ऑफ द एनुअल टर्नओवर, 1 to 2%, 2 to 5% या फिर 2 to 4%। कम से कम कंट्रीब्यूशन है ये ध्यान रखेंगे, अराउंड 1 to 2%। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी एग्रीगेटर है ये किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन चाहिए है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर। ऑप्शन बी इज द आंसर। और जो टोटल अमाउंट है, चाहे जितना मतलब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कर्स के वेलफेयर के लिए लगा है, उसका मैक्सिमम ये हो सकता है 5%, कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल बाय एन एग्रीगेटर टू द गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे, दोनों ही कंडीशन 1 to 2% वाली भी, और एक्सीड नहीं कर सकता फ्रॉम 5% ऑफ द अमाउंट दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, पेड बाय द एग्रीगेटर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which construction work will be exempted from the ambit of building or other construction work if the total cost of construction work exceed rupees dash lakh? कि ये जो कैटेगरी है आपकी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना खर्चा आया है उसके हिसाब से हमने स्पेसिफाई किया है। तो ऑप्शन है आपके 25 लाख,
40 लाख, 50 लाख या फिर 60 लाख। तो इसमें है टोटल आपका 50 लाख इज द आंसर। आधा करोड़ रुपीस है जो कि इस मतलब इस कैटेगरी के एम्बिट के तहत नहीं आते, इनको अलग से ट्रीट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। और ये किस में बताया गया है आपको? सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस अकॉर्डिंग टू दी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? कि ऑडियो विजुअल में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। टॉक शोज, रियलिटी शोज या फिर फिल्म्स, है ना। ऑडियो विजुअल है वही कि आप यहां पर ये भी हो सकता था आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आप बोल सकते थे कि इनके कौन कौन से जो काम हैं वो डेफिनेशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो टॉक शोज भी हैं यार, रियलिटी शोज भी आ सकते हैं, फिल्म्स भी आ सकती हैं, तीनों ही आएंगे। तो ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज दी आंसर। और अभी रिसेंटली ने इस डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया था, जिसमें आपके OTT प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड किया गया था, जिसमें आपके ये वेब बेस्ड जो सीरियल्स हैं उनको भी ऐड किया गया था। तो कोई भी इसमें अगर काम कर रहा है वर्कर, तो अल्टीमेटली उसके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, उसको जितने भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो मिलते रहें। तो ये सब इंश्योर करने के लिए इस डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है अंडर दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट, a woman shall be entitled to maternity benefit if she has actually worked in an establishment for a period of not less than dash days in the preceding 12 months preceding the date of her expected delivery। डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पिछले जो 12 महीने हैं उसमें किसी विमेन को कितने दिन काम पर आना पड़ना है अगर उसको मटर्निटी बेनिफिट्स चाहिए हैं तो। ऑप्शन है आपके 80 डेज, 160 डेज, 90 डेज या फिर 80 डेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी चेंज किया गया है। पहले ये था 160 डेज कि पिछले 12 मंथ्स में आपको कम से कम 160 डेज तो आना ही पड़ेगा इफ यू वांटेड द मैटरनिटी बेनिफिट्स। बट अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब ये हो गया है 80 डेज, आधा कर दिया गया है, इसीलिए द आंसर इज ए। ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, what is the maximum period for which leave with wages would be provided to women in case of miscarriage or medical termination of pregnancy? अगर मिसकैरेज की वजह से या अबॉर्शन की वजह से कोई भी इलनेस आई है या फिर कोई भी दिक्कत आई है तो भी आपको पेड लीव्स मिलेंगी, और उस पेड लीव्स का एक टाइम पीरियड है। तो वो टाइम पीरियड कितना है मैक्सिमम, ये पूछा है आंसर क्वेश्चन में। ए इज 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो दैट आंसर इज 6 वीक्स। अराउंड 1.5 महीने के लिए आपको छुट्टियां मिलेंगी विद पे अगर कोई भी दिक्कत आती है ड्यू टू मिसकैरेज या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शेल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शेल बी 26 वीक्स। ये हम लोगों ने देख लिया है ऑब्वियसली कि इसको बढ़ाकर 12 वीक्स था ये पहले, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 26 वीक्स। ऑफ विच नॉट मोर देन डैश वीक्स शेल प्रिसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ हर डिलीवरी। डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे कितने हफ्ते पहले वो छुट्टियां लेनी शुरू कर सकती है, जो कि आपकी मटर्निटी लीव्स होंगी, पेड लीव्स होंगी जो। तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 6 वीक्स, 7 वीक्स, 8 वीक्स या फिर 10 वीक्स। ये भी चेंज किया गया इसलिए न्यूज में है। पहले ये डेट थी, पहले ये वीक थे आपके 6 वीक्स की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ हर डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले वो छुट्टियां ले सकती है। बट अब क्योंकि हफ्ते ही बढ़ा दिए गए हैं, 26 वीक्स कर दिए गए हैं 12 से, तो ये भी बढ़ा दिया गया है और कर दिया गया है आपका 8 वीक्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, OSHWC 2020 does not apply on the offices of the A. Central government, B. State governments, C. Both of the above या फिर none of the above। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड था वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स पर ये इंप्लीमेंट होता था, लेकिन पर्टिकुलर ऑफिसेज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, ये कोड इंप्लीमेंट नहीं किया जाता।
बट इसमें एक ट्रिक है हल्की सी, अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी एम्प्लॉय फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है, तब वो जो आपके वर्कर्स हैं फिक्स्ड टर्म वाले, वो ऐड किए जाएंगे इस OSHWC कोड के तहत। लेकिन जो नॉर्मली आपके सेंटर या स्टेट ऑफिसेस में काम करते हैं लोग, दे डू नॉट कम अंडर दिस OSHWC कोड। तो दोनों ही ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग नहीं आते हैं, इसीलिए आंसर इज दी बोथ ऑफ दी अबव, सी इज दी आंसर। बट ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इंप्लीमेंट होता है टू दी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर आपने किसी भी को एम्प्लॉय किया है इन दी ऑफिसेज वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब यू आर द एम्प्लॉयर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आपने किसी को एम्प्लॉय किया है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर इंटरमीडियरी के थ्रू, तब वो वर्कर पर ये वाला कोड इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट जो नॉर्मल है आपके ऑफिसेज में काम करने वाले परमानेंट वर्कर्स, उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये हल्की सी ट्रिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, who are required to conduct free annual health checkups for their employees under this OSHWC 2020? ये देखो ऑब्वियसली उसमें होगा आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में कि फ्री एनुअल चेकअप करवाना है हर वर्कर का, ताकि वो बढ़िया एफिशिएंसी से काम कर सके। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्वेश्चन ये है। ए, ऑक्यूपायर द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द फैक्ट्री, बी द चीफ इंस्पेक्टर, सी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डी एम्प्लॉयर। अब जिसने काम करवाना है, जिसके लिए उसने किसी पर्सन को काम पर रखा था, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो एफिशिएंसी से काम कर सके। तो जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि यस, काम मैंने करवाना है, मुझे इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो जो एनुअल हेल्थ चेकअप्स हैं वो भी मुझे ही करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेफ्टी कमेटी इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट, हु विल बी द मेंबर्स इन दिस कमेटी। देखो बिठाएगा कौन सेफ्टी कमेटी को, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये भी बन सकता था, सेफ्टी कमेटी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इफ नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी आंसर होगा आपका द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बट इस सेफ्टी कमेटी मेंबर होगा कौन? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉइज, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। सी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेफ्टी कमेटी बेसिकली एम्प्लॉयज की सेफ्टी के रिगार्डिंग काम करेगी, तो एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, और जहां पर वो काम कर रहे हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स रखेंगे अपनी कि हमें काम करते टाइम ये दिक्कत आ रही है, हमारी सेफ्टी को इंश्योर करो। तो ये इंश्योर कौन करेगा? एम्प्लॉयर ही इंश्योर करेगा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आने वो तो लाजमी है। अब हल्की सी ट्रिक ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये नहीं आते हैं। तो ऑप्शन है आपके 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 3 तो खत्म हो गया, बच गया आपका ए, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन ए इज द आंसर। और इसमें यह भी है एक कि सेफ्टी कमेटी में जितने एम्प्लॉयर के मेंबर होंगे उतने ही एम्प्लॉय के मेंबर भी होंगे। एम्प्लॉयर के कम हो सकते हैं बट एम्प्लॉय के कभी रिप्रेजेंटेटिव्स कम नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखेंगे दैट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट एक्सीड द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स। कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, who will bear the complete responsibility to pay yearly allowances for to and fro journey to his or her native place to every interstate migrant? कोई भी अगर पर्सन किसी और स्टेट से आप काम करने के लिए बुला रहे हैं तो पूरे साल का जो जर्नी अलाउंस है वो देना पड़ेगा आपको। बट आप कौन हो? क्वेश्चन ये है कि किसको देना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट, बी एम्प्लॉयर, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जैसे आपका फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी करवाता था एम्प्लॉयर, क्योंकि उसी ने काम करवाना है, यहाँ पर भी उसी ने काम करवाना है, तभी तो वो किसी और स्टेट से उनको बुला रहा है काम करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस कौन सा सही होगा? आपका एम्प्लॉयर ही,
कि आपको हर साल की जो ईयरली अलाउंस है वो आपको देने पड़ेंगे अगर आप अपने नेटिव प्लेस से उसके लिए वहां पर काम करने आते हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जो टॉपिक्स बचे थे बाकी जो पिछली क्लासेस के मुकाबले वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी इन किसी क्वेश्चंस में डाउट है, आपको लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए था या फिर क्या एक्सप्लेनेशन है, तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क, यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस और यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज पेपर के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।